अच्छा, नेक्स्ट जो सेक्शन था कि व्हाट कॉजेज पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, इसका क्या कारण हो सकता है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो सकती है। सोशल इनइक्वालिटी का क्या मतलब है। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब है समाज जो है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए कि कास्टिज्म है। ठीक है, कुछ कास्ट जो है वो अमीर है, कुछ कास्ट जो है वो गरीब है। इस तरीके से आप देख सकते हो। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्या मतलब है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का आपको पता ही है, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, आपका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जिसका रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल सिस्टम है वो अमीर है, स्वाभाविक सी बात है। और अगर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को इस एंगल से भी देखें तो पॉलिटिक्स में तो कुछ फैमिलीज ही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्टिव रहते हैं, और ये सदियों से परंपरा उस फैमिली में बनी रहती है। एक बिगेनर के लिए एक बहुत मुश्किल है पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर होना। ठीक है, ये बात तो ठीक ही है। ठीक है, तो अगर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे अगर इनइक्वालिटी है तो ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी की ओर आपको ढकेल देगा। देन उसके बाद क्या है, सोशल एक्सक्लूजन। तो ये अभी हमने देख ही लिया सोशल एक्सक्लूजन क्या है। देन अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो डेफिनेटली आप पॉवर्टी का शिकार होना ही होना है। देन इनडेटनेस। इनडेटनेस का क्या मतलब हुआ कि आपने बहुत, इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई मनी लेंडर हो सकता है, आपने वहाँ से पैसा लिया हुआ है लेकिन आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, और क्योंकि आप उसे चुका नहीं पा रहे हो, जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप उसी साइकिल में फंस गए हो, तो ये भी आपको गरीब, बहुत गरीब बना देगा। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो आपको पता ही है कि ग्रोथ चाहे जितना मर्जी हो जाए, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो पॉवर्टी बिल्कुल होनी ही होनी है। उसके बाद है ब्रिटिश लेगेसी। तो ब्रिटिश लेगेसी का क्या मतलब हुआ, हमने चैप्टर नंबर 1 देखा ही था। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उसने भी बहुत बड़ा रोल एक प्ले किया है कि इंडिया में पॉवर्टी का लेवल कितना आज के समय में भी इनफेक्ट है। क्योंकि आपको पता ही है उन्होंने इंडिया को क्या किया, एक इम्पोर्टर कंट्री के रूप में इंडिया को रिड्यूस कर दिया। और हम एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ें कर सकते थे, कुछ भी कर रहे थे, चाहे वो कॉटन हो चाहे इंडिगो हो। ट्रेड हमारा बहुत कम कंट्रीज़ के साथ में था, हमारा ट्रेड बहुत लिमिटेड था। हमारा ट्रेड डिसाइड ब्रिटिशर्स कर रहे थे, हमने किनको बेचना है, सिर्फ अंग्रेज़ों को बेचना है, या चाइना या श्रीलंका, बस ये कुछ ही कंट्रीज़ थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कि ब्रिटिश का, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें तो उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम, क्योंकि इंडिया का कोलैप्स कर दिया था, तो उससे उभरने में टाइम तो लगना ही था। तो इसलिए आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश पॉलिसी जो थी वो भी इंडिया में जो पॉवर्टी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन लो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो आपको कैपिटल फॉर्मेशन तो इंडिया में देखने को मिलेगी नहीं इतना ज़्यादा, तो ये भी कारण है पॉवर्टी का। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको पता ही है, देखो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है अब इंफ्रास्ट्रक्चर को आप किसी भी एंगल से ले लो। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं हॉस्पिटल। तो अगर हॉस्पिटल्स है बहुत A1 क्वालिटी के, अगर हॉस्पिटल है किसी भी कंट्री में, तो आपके बहुत से पैसे जो है बच जाते हैं। जो हेल्थ सिस्टम पे आपने जो खर्च कर रहा था वो पैसे आपके बच जाएंगे अब। क्यों, क्योंकि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और जो पैसे आपके बच जाएगा इन द सेंस कि मान के चलते हैं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल है। ठीक है, तो जो पैसा बचेगा आप किसी और एक्टिविटीज़ पे उसको खर्चा कर सकते हो। देन लैक ऑफ डिमांड। अब डिमांड जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, अगर किसी चीज़ की कोई डिमांड करेगा तो कोई चीज़ बनाएगा, तो कोई अगर चीज़ बनाएगा तो किसी को काम मिलेगा। ठीक है, किसी को काम मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, वो फिर आगे खर्च करेगा। तो अगर कोई डिमांड कर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो सप्लाई कैसे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिर से वही बात आएगी, कोई डिमांड तो तभी करेगा जब उसके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो एंगल है ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, और इसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो पॉवर्टी पे। देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये भी समझाने की बात नहीं है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो पॉवर्टी स्वाभाविक सी बात है, होनी ही होनी है। देन लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट। तो सोशल वेलफेयर नेट नहीं है, मान लीजिए हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, अगर ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो ये भी कई हद तक ये डिसाइड करेगा कि किसी कंट्री में पॉवर्टी का लेवल कितना है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए, सोल्यूशन तो यही है किसी भी डेवलपिंग कंट्री में कि बहुत इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। बहुत इंडस्ट्रीज़ है तो सबको जॉब मिलेगा और
इतनी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो पॉवर्टी आपको बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। लास्ट में एक लाइन है यहाँ पे, स्टेटमेंट आपने याद रखना है, ये जस्ट वैसे ही जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लीजिए कि 1875 से लेके 1900 के बीच में 26 मिलियन लोग जो थे वो मर गए। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था भूखमरी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो इंडिया में बहुत हुआ लेकिन इन सभी को एक्सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप कहीं पे भी इस लाइन का यूज़ कर सकते हो। अब इतनी पॉवर्टी है तो इंडियन गवर्नमेंट को भी तो पता ही है कि इतनी पॉवर्टी है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्टेप नहीं लिया? जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, उस पर हम नज़र डालते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे कैसे स्टेप्स लिए। उससे पहले ये देखिए, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम में आपसे पूछा जा सकता है। क्या स्टेटमेंट है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये 5 ईयर प्लान जो है ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक न्याय जो है, ठीक है, ये सोशल जस्टिस इकोनॉमिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सोशल जस्टिस है ये क्या है? ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका? डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखना है। या फिर सोशल जस्टिस को आप ऐसे समझिए कि सोसाइटी के लेवल पे किसी भी तरीके का कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, बस सिंपल इस तरीके से समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन में कहीं आपको कभी दिख जाए। अब देखिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए सबसे पहले जो पहला अप्रोच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया था वो था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ये कब हमने अडॉप्ट किया था? 1950 से 60 वाला टाइम पीरियड था, मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो 10-15 साल के लिए जो हमने कंसेप्ट को अडॉप्ट करा था, इसको हम ग्रोथ ओरिएंटेड कहते हैं। तो इसमें क्या था? अब नाम से स्पष्ट है, ग्रोथ ओरिएंटेड। ये कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो है, मतलब जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है ये इतना ज़्यादा कर दो, इतना ज़्यादा कर दो कि गरीबी ही खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जीडीपी ग्रो कर रहा है, ये गारंटी नहीं है कि लोगों की पॉवर्टी जो है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए किसी देश की जीडीपी मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, दो कंट्री से हम कंपेरिजन करके चलते हैं, कोई कंट्री बी है, कोई कंट्री ए है। ठीक है, अब मान लीजिए ए की जीडीपी है 50 रुपये, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन है मान लीजिए 10, और ये 50 रुपये जो जीडीपी है या फिर नेशनल इनकम है, इसको समझ के चलिए, ये इन सभी में इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है, मतलब कि हर के हिस्से कितना आ गया? सभी के हिस्से 5 आ गए। अब ये कंट्री है बी और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है मान लीजिए यहाँ पे भी 10 लोगों की ही पॉपुलेशन है, और यहाँ पे अज्यूम करके चलिए कि एक बंदे के पास आ गया 90 रुपये। ठीक है, एक बंदे के पास आ गया 90 और बाकी जो 9 बचे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सबके पास इक्वल इक्वल पैसा है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके की सोशल इक्विटी जो है या फिर इक्विटी इन टर्म्स ऑफ इनकम जो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन क्या यहाँ पे है? यहाँ पे देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है नहीं, एक बंदे के पास 90 रुपये आ गया, बाकी में कितना बचा? बाकी जो 9 रह गया उनमें 10 रुपये बटा गया। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब जीडीपी की अगर हम बात करें, ये तो एग्जाम्पल ही अलग अलग हो गया है ना। अब ऐसा कीजिए, इसको भी हम 100 करके चलते हैं, इसको 100 कर लो और यहाँ पे क्या था? 10 लोग थे ना, तो यहाँ पे मान के चलते हैं सभी को 10-10 रुपये मिल गया। ठीक है, सभी को 10-10 मिल गया, लेकिन यहाँ पे भी 100 था, लेकिन यहाँ पे एक बंदे को 90 मिल गया। तो अब देख लो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और जीडीपी का नंबर सेम ही है। यहाँ के लोग ज़्यादा खुश होंगे, यहाँ के लोग ज़्यादा खुश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। तो यही हम अप्रोच लेके चल रहे थे, ये अप्रोच लेके चल रहे थे कि जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ाओ और गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कंसेप्ट अपने आप में एक झोल है बहुत बड़ा सा, ये आपको देख के पता लग ही गया होगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ आ गया कि ऐसे कुछ बात बनने वाली है नहीं, तो फिर दूसरा जो हमने कंसेप्ट ले आया उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थ्रू क्रिएशन ऑफ एडिशनल एसेट। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ वर्क जनरेशन। ये हमने कब शुरू किया? 3rd से लेके 5 ईयर प्लान, और उसके बाद में हमने ये वाला कंसेप्ट हमने शुरू कर दिया। तो इसमें क्या था? अब इसमें क्या था? हमने क्या करना है? काम देना शुरू कर दिया लोगों को। ठीक है, और इस टाइम के दौरान जो एक 1970 में एक
प्रोजेक्ट चल रहा था उसको कहा जाता था फूड फॉर वर्क, मतलब काम करो आपको खाने के लिए मिलेगा। तो ये कंसेप्ट भी चल रहा था। और ऐसे ही बहुत सारे स्कीम जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया, और इनमें से सबसे जो पॉपुलर स्कीम आपको पता ही है मनरेगा। तो मनरेगा काइंड ऑफ जो स्कीम चलाई गई थी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम थ्रू क्रिएशन ऑफ एडिशनल एसेट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे एक सफलता जो थी इसने प्राप्त की, और इनफैक्ट ये अभी भी कंटिन्यू है, इसमें से बहुत सारे स्कीम जो है अभी कंटिन्यू है। तीसरा जो अप्रोच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको कहा जाता है टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक कम्युनिटीज। मतलब कह रहे हैं कि चलिए ऐसा हो सकता है कभी किसी को काम मिले ही ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम पीडीएस सिस्टम चलाएंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आटा दाल स्कीम जो है इस तरीके का स्कीम चलाएंगे, वीट, राइस, ठीक है, पल्सेस, ऑयल, ये सभी चीज़ें जो है, मिड डे मील स्कीम हो गया, आयुष्मान भारत स्कीम हो गया। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट इसमें दिया जाएगा। इसमें लोगों को कुछ मतलब पर्सनल लेवल पे कोई काम करने का, इंडिविजुअल लेवल पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप का आप कह सकते हो इनिशिएटिव जो है पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया। अब थोड़ा सा इसको हम क्रिटिसाइज करके देखते हैं। क्रिटिसाइज क्या है कि इतने सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज चलाने के बाद भी इंडिया में मालनरिशमेंट, हंगर, ये सभी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड नहीं हो पाया, और जितना एलोकेट किया गया, ठीक है, एलोकेट जितना किया गया इन प्रोग्राम्स में, ठीक है, वो बहुत कम था। देन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। लोकल लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, लोकल लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसको आपने पार्टिसिपेट करने का प्रॉपर मौका ही नहीं दिया। और उसके अलावा कि ये तो चलो बात ठीक है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की बात कर रहे हो, लेकिन जो जस्ट ऊपर है, मान लीजिए पॉवर्टी लाइन 100 रुपये है, तो आप 99 वाले की, 98 वाले की, 97, ठीक है, 1 2 3 4 इन सभी की बात तो कह रहे हो, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं। लेकिन उस बंदे का आपने सोचा नहीं जो सिर्फ 101 रुपये कमा रहा है, 102 रुपये कमा रहा है, ठीक है, उसकी तरफ अब ध्यान ही नहीं दिया। तो ये एक क्रिटिसिज्म का एंगल हो सकता है, इस पर भी आपने ध्यान रखना है। देन लास्ट में हम ये जो स्टेटमेंट है, ये प्रीलिम लेवल का स्टेटमेंट है, आपने इसको रट लेना है। ये मेरे ख्याल से 2016 की रिपोर्ट है, जहाँ पे इंडिया जो था, इंडिया के पास लार्जेस्ट कॉटन कल्टीवेशन का एरिया था, ठीक है। ये वाला लाइन देखिए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। कितना था, 125 लाख हेक्टेयर था 2016 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है तो प्रोडक्शन में हम तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद करना है। और आपके लिए होमवर्क है, आपने बताना है कि ये पहाड़ी कोरवा ट्राइब जो है इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में मिलते हैं। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।